अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंगवेज लाहौर से मूड और मिजाज के प्रोग्राम के साथ मेरे साथ में सामना नवाज़ हस्ब साबिक मौजूद हैं। एक्सपर्ट हैं, मूड और मिजाज के मसाइल पर इलाज और काउंसलिंग का तजुर्बा रखती हैं। टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से आज हम आपकी खिदमत में कुछ लेट हाज़िर हुए हैं, लेकिन बहरहाल आपसे राब्ते का ज़रिया तो है ही, तो हमने मुनासिब समझा कि कुछ वक्त के लिए ही, लेकिन प्रोग्राम को हम स्किप ना करें और कोशिशों के बाद बहरहाल आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मिस आमना, वेलकम टू द शो। मिस आमना, मूड और मिजाज के बारे में हम पिछले प्रोग्राम्स में बात करते रहे और ऐसे एंटिटीज़, ऐसी इंटरनल स्टेट्स, ऐसे इमोशनल स्टेट्स के बारे में भी बात होती रही है, ऐसी अंदरूनी कैफियत के बारे में बात होती रही है जिनकी वजह से मूड पर, मिजाज पर, एक ओवरऑल जज्बाती और नफ्सियाती वेल-बीइंग पर बुरा असर पड़ता है। हर वक्त सोचते रहना, वरी करते रहना, बातों को बार बार अपने जहन में प्रोसेस करना, ये मामला क्या है? क्योंकि इस मामले से लोगों से पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा गुज़रते हैं और कई दफ़ा जब वो अपने आप को रोकने की कोशिश भी करते हैं तो उन्हें कामयाबी नहीं मिलती और रात सोने से पहले आखिरी सोच भी कोई फ़िक्रमंदी का लूप में चलने वाला कोई सोच का ज़ाविया होता है और सुबह उठने के बाद भी कई दफ़ा यही मामला चल रहा होता है। तो एक अजीब सी तकलीफ़ इससे पैदा होती है। ये क्या माजरा है? इसको टेक्निकल टर्म्स में रूमिनेशन कहते हैं। रूमिनेशन का जो लफ्ज़ है, इसका जो लिटरल मीनिंग है वो तो है जुगाली करना। जैसे कुछ हैवान ऐसे होते हैं कि जो कि आपने देखा होगा कि वो जुगाली बहुत ज़्यादा करते हैं, खाना इस तरह से खाते हैं। तो हमारे दिमाग में भी, दिमाग के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मेंटल रूमिनेशन, कि हमारे दिमाग की भी ये टेंडेंसी होती है कि वो कई दफ़ा कुछ सोचों की जुगाली करता रहता है। यानी हर वक्त कर वो कुछ भी रहे होते हैं, कई दफ़ा हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, लेकिन या तो पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा वरी करते रहना, पुरानी बातें सोचते रहना, या फिर आने वाले मुस्तकबिल के बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहना, परेशान रहना और ख़ौफ में रहना कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और ज़्यादातर लोग जब इस तरह की प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और जो पास्ट में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, सो वो आगे चलकर डिप्रेशन के मसाइल का शिकार होते हैं। पुरानी बातें याद करके उदास रहते हैं, या फिर पुरानी बातें याद करके उनको कोई रिग्रेट होता है, कोई पछतावे होते हैं कि काश ऐसे हो जाता, काश वैसे हो जाता। और जो लोग बहुत आगे का मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद रहते हैं, वो आगे चलकर एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, इज़्तिराब का शिकार हो सकते हैं, परेशान रह सकते हैं। और क्योंकि मुस्तकबिल के बारे में हम बहुत कुछ देख नहीं सकते कि क्या होगा, और माजी के बारे में भी हम अब कुछ उसको जाके तो चेंज नहीं कर सकते। सो ये दोनों प्रैक्टिसेस काफ़ी यूज़लेस होती हैं, इनका कोई हल नहीं निकलता, इससे कोई नतीजा नहीं निकलता मुस्तकबिल के बारे में भी और माजी के बारे में। सो पीछे जो हमें ये चीज़ें दे जाती हैं वो हैं ज़हनी मसाइल, ज़हनी बीमारियाँ, जैसे मैंने बात की एंजाइटी, डिप्रेशन, मूड ख़राब। और अक्सर हमारे प्रोग्राम में भी कमेंट्स में अक्सर ये ऑडियंस हमारे ये सवाल पूछती हैं कि हर वक्त ये जो टेंशनें होती हैं तो कैसे हम कम करें, या हर वक्त फ़िक्रमंदी लगी रहना किसी चीज़ के बारे में। सो पहले तो इस कॉन्सेप्ट को समझने की ज़रूरत है कि ये हमारा ही ब्रेन है जो कि कहीं ना कहीं उसकी ट्रेनिंग हो चुकी है कि वो ऑटो पे चल रहा है, यानी वो ऑटो पे चल रहा है और ऑटोमेटिकली सोचें आ रही हैं और सोचें जा रही हैं और हमारा उस पर कोई बस नहीं चल रहा। लेकिन हम प्रोग्राम्स में अक्सर बात भी करते रहते हैं कि प्रोएक्टिव होना बड़ा ज़रूरी होता है। अपने मूड को ठीक रखने के लिए, अपनी थॉट्स को ठीक रखने के लिए हमें खुद से कुछ तदाबीर करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि दिमाग हमारा है, सो इसको हमारे मुताबिक चलना चाहिए बजाय कि ये ऑटोमेटिक चले। क्योंकि ऑटोमेटिक दिमाग पे कुछ सहूलतें होती हैं, क्योंकि हमें उसमें कुछ ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये ज़्यादातर हमारा जो आँख से नीचे वाला ब्रेन है, जिसको एनिमल ब्रेन या इमोशनल ब्रेन कहते हैं, ये उसके ही ज़्यादा ये सारे काम होते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सोच विचार करने की इसको ज़रूरत नहीं होती, और एक सिस्टम जो फीड हो चुका होता है इसमें, तो वही उसके मुताबिक ही ये बार बार रेपिटेशन के मुताबिक चल रहा होता है।
तो अगर प्रोएक्टिव होना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने सोचने समझने वाले जो दिमाग है उसको कॉन्शियस करने की ज़रूरत है, या उसको दोबारा से ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है, और नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। यानी सॉफ्टवेयर भी, हमारे भी ब्रेन के कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको हम इंस्टॉल या अनइंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ये इस बिलीफ के साथ चलते हैं कि शायद बस हमारा कोई बस नहीं चल रहा, दिमाग के एक सिस्टम बन गया है, हम फिक्रें लेते हैं, सो पहले तो इस बिलीफ को भी चेंज करने की ज़रूरत है कि हम इस अपनी आदत को भी ट्रेन कर सकते हैं, दोबारा से चेंज कर सकते हैं। रूमिनेशन की जहाँ हम बात करें तो ये एक, इसको इल्लत भी कहते हैं, यानी इसको एडिक्शन भी कहते हैं, माइक्रो एडिक्शन भी इसको कहते हैं, कि ये एक छोटे लेवल पर यानी नज़र ना आने वाली एडिक्शन है कि आप उसको देख नहीं सकते, बज़ाहिर नज़र नहीं आती, लेकिन ये बार बार अगर कोई भी हम ये चीज़ें करते हैं सो एक एडिक्शन सी बन जाती है, और फिर जब एडिक्शन बनती है तो फिर हम कहते हैं कि हमारा तो बस नहीं है, हम इसमें कुछ कर नहीं सकते, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है इसमें। सो कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, कुछ स्किल्स की ज़रूरत होती है कि जिसके ज़रिए हम फ़िक्रमंदियों को, ये 24 घंटे की फ़िक्र है, उससे कैसे हम निपट सकते हैं। राइट, आपने बड़ी तफसील से बताया कि रूमिनेशन क्या है, वरिंग क्या है, फ्यूचर के बारे में। मेरे ज़हन में ये सवाल आ रहा था कि पास्ट में होने वाला कोई अनटूवर्ड मामला, वो वक्त तो गुज़र जाता है, लेकिन जब उसके बारे में सोचा जाता है बार बार, तो क्या बार बार उसी जज्बाती तकलीफ़ से गुज़रना नहीं पड़ता होगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है कि आप रीसेंड कर रहे होते हैं बार बार अपने आप को ही मैसेज, और फिर से वही जज्बात दोबारा से उजागर होते हैं। पास्ट में अगर कुछ भी नेगेटिव हुआ है और हम बार बार उसको याद करते हैं, सो मूड तो उसके ऊपर कोई अच्छा असर तो नहीं पड़ेगा। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कोई पुरानी अच्छी याद करते हैं, कोई पुरानी मेमोरीज़ को याद करते हैं, सो उससे हमारा मूड अच्छा हो जाता है। उसी तरह से अगर कोई पुरानी बातों को जो कि मनफी हैं, या उनका कोई इफ़ेक्ट हम पर उस वक्त मनफी आया था, सो उसको भी अगर हम बार बार याद करेंगे तो उसका भी हमारे मूड पर इफ़ेक्ट होगा। और CBT की हम अक्सर अपने प्रोग्राम से बात करते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। सो उसका भी मतलब यही है कि हम अपनी सोचों के ऊपर अगर काम करें तो हमारी सोचें ही हमें हमारे मूड के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, और फिर हमारे उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। वो तमाम 5 जो कंपोनेंट्स हैं CBT के, उसमें सबसे फॉरमोस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट तो थॉट ही है। बिल्कुल। तो ऐसा करने से तो बुनियादी तौर पर थॉट ही खराबी का, उसी में तकलीफ़ और परेशानी और माजी की तलखी जो है वो रच बस जाती होगी। जी बिल्कुल। क्या इस मामले में जो सफ़रिंग इंडिविजुअल है, वो इंसान है जिसे इस मसले का सामना है, कभी कभार हमें सबको इस कैफियत से गुज़रने की तकलीफ़ उठाना पड़ती है, क्या वो बिल्कुल बेबस होता है, या वो कुछ ऐसा कर सकता है जिससे इस तकलीफ़ कैफियत से वो अपने आप को फ़ौरी तौर पर नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता रेस्क्यू कर ले? इसकी अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कुछ वैरायटी ऑफ स्किल्स हैं जो सीखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ये जो हम माजी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और फिर हम उदास होते हैं या फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो एक तो अप्रोच को चेंज करने की ज़रूरत है कि हम किस नज़र से अपने माजी के मामलात को देख रहे हैं, या आने वाले कल के बारे में हम सोच रहे हैं तो किस नज़र से देख रहे हैं। अगर माजी में अगर हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है, हमारे कुछ तल्ख यादें हैं, तो आज हम उसको किस नज़र से देख रहे हैं, इसके बारे में भी हमें कुछ चॉइसेस लेने की ज़रूरत है। क्या हम अपने पास्ट को जो भी हमारे साथ बुरा हुआ है, क्या हम उसको इस नज़र से देख रहे हैं कि हमने उससे कुछ सीखा है, कुछ लर्न किया है, उसको एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देख रहे हैं, या क्या हम दुख में जा रहे हैं और विक्टिम बन रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और बड़ा जुल्म हुआ है हमारे साथ। सो अप्रोच का भी फ़र्क है कि हम किस नज़र से अपने माजी के बारे में या उन यादों को किस तरह से आज देख रहे हैं, क्योंकि हाल ही में रहना बड़ा ज़रूरी है ना। माजी और मुस्तकबिल की तो हमने बात कर ली कि दोनों ही हमारे तो कंट्रोल में नहीं है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में वो हमारा हाल है। सो प्रेजेंट में हम क्या सोचते हैं अपने माजी के बारे में, किस नज़र से देखते हैं, हमने उन मनफी जो वाक़यात हैं उससे क्या सीखा है, सबक सीखा है, आज हम वो दोबारा गलतियाँ दोहरा रहे हैं या नहीं दोहरा रहे,
हम कितने स्ट्रांग हुए हैं उन सारे इवेंट से। सो एक तो ये अप्रोच। फिर अगर हमें मुस्तकबिल के बहुत से ख्यालात अगर आ रहे हैं तो उसमें भी कुछ अप्रोच डिफरेंट होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि खौफ के बारे में सोचते हैं, ये ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ही होगी, प्रॉब्लम के इर्द गिर्द घूमते हैं कि प्रॉब्लम्स हो जाएंगी तो फिर क्या होगा। कुछ लोगों की अप्रोच होती है कि वो कोई सोल्यूशन की बात सोचते हैं कि अच्छा फ्यूचर में अगर ये नुकसान हो सकता है तो आज मैं फिर क्या करूं ऐसा कि मैं इस नुकसान से बच जाऊं। सो सोल्यूशन ओरिएंटेड होना, एक्शन ओरिएंटेड होना, ये अप्रोच भी काफ़ी कारआमद होती है। फिर एक टेक्निक होती है जिसको माइंडफुलनेस कहते हैं, और इसका मतलब भी वही है कि आज और अभी में रहना, हेयर एंड नाउ की जो पॉलिसी है वो अपनाने की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये जो हम 24 घंटे की टेंशनों में रहते हैं, यानी एक शख्स है जो कि फ़िक्रमंदी में है कि उसकी ज़िंदगी में कुछ बुरा हो गया है, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया है, या कोई रिश्ते नातों में मसला है, कोई काम काज में प्रॉब्लम आ गई है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अगर 8 घंटे काम पर रहते हैं और वहाँ पे उनको कोई मुश्किल आ रही है तो बाकी जो पीछे 16 घंटे होते हैं वो उसमें भी टेंशन में रहते हैं। यानी 8 घंटे के अलावा भी जब वो घर चले जाते हैं तो तब भी फ़िक्रमंदी में रहते हैं। खाना खा रहे होते हैं तो दिमाग में वही सोचें चल रही होती हैं फ़िक्रमंदी की। टीवी भी देख रहे होते हैं, घर वालों से बात कर रहे होते हैं, तो हर वक्त 24 घंटे पे टेप है जो चल रही होती है दिमाग में। माइंडफुलनेस की टेक्निक हमें ये सिखाती है कि आप हेयर एंड नाउ में रहो, कि जो काम आप जिस वक्त कर रहे हों और जो काम आपके सामने जिसमें आप इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें अपना 100% दें, उसमें आप इंगेज रहें, बजाय कि 24 घंटे ही आप उसमें रहें। और इसी से जुड़ी हुई एक टेक्निक है जिसे डिटैचमेंट कहते हैं, कि आप जब तो किसी चीज़ के साथ के सामने हैं, आपको उस चीज़ का सामना है तो आप उसके साथ तो अटैच कर लें अपने आप को, लेकिन जब वो आपकी आंख से ओझल हो गई है और वो चली भी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको, उस बर्डन को लेकर सारा दिन अगर फिर रहे हैं 24 घंटे, तो इससे आपके मूड के ऊपर तो बुरा असर पड़ेगा ही, लेकिन इससे हमारे अंदर कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स भी जनरेट होते हैं। 24 घंटे और लगातार अगर कोई लंबे अरसे तक वो हमारे स्ट्रेस हार्मोन जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं, अगर वो स्ट्रेस हार्मोन अगर बड़े अरसे तक कॉन्स्टेंटली रिलीज़ होता रहता है तो ये हमारे इम्यून सिस्टम पर भी बहुत बुरा असर डालता है, हमारी सेहत के ऊपर ओवरऑल इसका काफ़ी बुरा असर पड़ता है। तो माइंडफुल रहना एक तो बड़ा ज़रूरी है, और डिटैच कर लेना कि अगर काम पे हैं सो उस वक्त अपने आप को काम के साथ अटैच करना, लेकिन जब काम से आप घर चले जाते हैं सो उस वक्त घर के साथ अटैच कर लेना और अपने आप को डिटैच। जैसे आप स्विच होते हैं, लाइट्स होती हैं, आप ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती हैं और ऑफ़ करते हैं सो ऑफ। सो ये एक ट्रेनिंग होती है जिससे हमें अपने आप को गुजारने की ज़रूरत होती है। जैसे बहुत से लोग होते हैं वो जब बिस्तर पर लेटते हैं सारे काम काज करके, तो उसके बाद जब वो शाम को रात को सोने के लिए लेटते हैं तो उस वक्त सारी फ़िक्रें उनको आ रही होती हैं, और जब से फ़िक्रें आती हैं तो उसकी वजह से फिर वो उनकी कई घंटे की नींद भी ख़राब हो जाती है और वो सो नहीं पाते रात को। और यूजुअली यही सुनने को मिलता है कि हम क्या करें, उस वक्त समझ नहीं आती, फ़िक्रें इतनी आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त हम कोई काम काज नहीं कर रहे होते और रिलैक्स होते हैं और हम टेंशनें ले रहे होते हैं। सो हम मज़ीद अपने आप को रिवॉर्ड करते हैं कि लेटे रहते हैं और सोचते रहते हैं, फ़िक्रमंद होते रहते हैं। हल उसका ये है कि अगर आपको लेटे हुए फ़िक्रें हो रही हैं सो थोड़ी देर के लिए उठ के बैठ लें। रिवॉर्ड ना दें अपने आप को फ़िक्र लेने का, फ़िक्रमंद होने का रिवॉर्ड ना दें कि आप आराम से रिलैक्स होके तो टेंशन ले रहे हैं। आप जगह बदल सकते हैं, उठ के तो थोड़ा सा चहलकदमी कर लें, और ज़्यादा देर तक क्योंकि चहलकदमी करते हुए या खड़े रह के कोई फ़िक्रमंदी नहीं कर सकता, सो उसके बाद जनरली दिल करेगा कि अच्छा अब मैं सो जाऊँ। सो ये फिर अपने ब्रेन को ट्रेन करना होता है कि जब मैं बेड पे लेटूंगा तो मुझे फ़िक्रमंद नहीं होना, मैं उस वक्त सिर्फ मैंने आराम करना है। वरी टाइम फिर एक और चीज़ है जो कि हमें स्केड्यूल करने की ज़रूरत है, यानी अपनी फ़िक्रों को भी स्केड्यूल करने की ज़रूरत होती है। ये जो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली चल रहा होता है कि काम हम कुछ कर रहे होते हैं और पीछे फ़िक्रें कुछ और चल रही होती हैं, हम दिन रात सफ़र पे जा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन पीछे फ़िक्रें कुछ और होती हैं। सो हमें ये भी अपने ब्रेन को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है कि हम अपनी फ़िक्रों को स्केड्यूल कर दें। कोई टाइम और कोई जगह ऐसी सेट करें कि जहाँ पे जिस टाइम पर आप ये सोचें कि इस जगह पे इस टाइम पर मैंने बैठ के तो गौर व फिक्र करना है जो भी मेरी ज़िंदगी में मसले मसाइल हैं, और बाकी टाइम पे जो मैं अभी काम कर रहा हूँ या जो भी मेरे सामने काम होता है मुझे उस पर तवज्जो देनी है, और 100% अपनी सेंसेस के थ्रू मुझे अपने आप को वहाँ रखना है कि जो चीज़ नज़र आ रही है उस पर तवज्जो देनी है, जो सुनाई दे रहा है उस पर तवज्जो देनी है, बजाय कि 24 घंटे ही उस फिक्र को अपने साथ रखना है।
और वरी टाइम फिर उसमें सिर्फ टेंशन ही नहीं लेनी होती, उसमें फिर कोई हल भी सोचना होता है कि अब मैं सोच विचार करूं, मैं इस मसले के बारे में क्या सोचूं। और उसमें फिर अगर हमें हेल्प लेने की ज़रूरत है किसी किताब की, गूगल की, यूट्यूब की या किसी माहिर की, सो हमें उससे भी हेल्प लेनी चाहिए, लेकिन मशवरा उसमें लेना और कोई हल यानी सोल्यूशन ओरिएंटेड वरी टाइम होना चाहिए। वो सिर्फ वरी फॉर द सेक ऑफ वरी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मैंने इसमें परेशान होना है तो मैं उस वक्त से परेशान, यानी उसमें सिर्फ प्रॉब्लम में खुबे रहना और हर वक्त उसके इर्द गिर्द सोचने की बजाय कुछ ना कुछ हिस्सा सोल्यूशन के मुतालिक सोचना, या ये सोचना कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं इस मसले से कोप कर सकूं। क्या इसमें गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस या अच्छी सेहत के हवाले से कुछ चीज़ें भी मदद करती हैं, या उनका कोई ऐसा रोल नहीं है? जी बिल्कुल। अगेन जब हम बात करते हैं कि जी वरीज़ को कैसे हम कम कर सकते हैं, 24 घंटे जो फ़िक्रमंद रहते हैं उसको कैसे कम करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते हैं और वो कहते हैं टेंशन ही बड़ी है, सो उनको जब हम कहते हैं कि आप वॉक करना शुरू कर दें तो उनको लगता है कि ये तो मेरे मसले का हल नहीं है। मेरे मसले का हल तो है कि जो भी आप मुझे बताएं कि मैं इस मसले से कैसे निकलूँ। सो जब हम वरी टाइम की जहाँ बात करते हैं तो वरी टाइम में हमने बात की कि सोल्यूशन पे बात करनी है, सोल्यूशन पर भी सोचना है। और सोल्यूशन ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही दिन में सारा मिल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हिस्सा तो आप उसके ऊपर रोज़ के रोज़ सोच सकते हैं और सीख सकते हैं। सो साथ ही जब हम बात करते हैं कि गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस की, तो ये सुनने में बहुत अजीब लगता है कि ये कोई मसले का हल नहीं है। मुझे तो नौकरी की फ़िक्र है, मुझे तो अनएम्प्लॉयमेंट की फ़िक्र है, मुझे तो अपनी औलाद की फ़िक्र है, और आप कह रहे हैं कि वॉक करें। सो एक तो ये भी अप्रोच बनाने की ज़रूरत है कि सेहत को पहले तो ज़रूर उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है जब हम वरी को ठीक करने की बात करते हैं, क्योंकि ज़हनी सेहत का ताल्लुक जिस्मानी सेहत से और जिस्मानी सेहत का ताल्लुक ज़हनी सेहत से है। सो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। सो वॉक बड़ी हेल्प करती है, एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है, हमारी थॉट्स के ऊपर इसका बड़ा अच्छा असर होता है, हमारी ओवरऑल हमारी मूड के ऊपर बहुत अच्छा असर होता है, हमारी थिंकिंग, कंसंट्रेशन लेवल, अटेंशन लेवल बहुत बेहतर होता है। सो एक्सरसाइज एक चीज़ है जो हेल्प करती है। फिर अगेन डाइट बहुत हेल्प करती है, अच्छा खाना, प्रॉपर मील्स लेना, वो भी सेहतमंद उसमें चीज़ें हों, फिर सब्जियां, दालें, फ्रूट्स, ये हमारी डाइट में ज़्यादा होने चाहिए, बजाय के चाय कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल या मीठे का इस्तेमाल। और ज़्यादातर जो लोग बहुत वरिड रहते हैं वो इसी तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं, क्योंकि उससे आर्जी तौर पर कुछ मूड अच्छा हो जाता है मीठा खा के या चीनी या चाय वगैरह पी के या कॉफ़ी पी के, तो यूजली लोग समझते हैं कि उससे हम फ्रेश हो जाते हैं। वो आर्जी सोल्यूशन है सारे, और ये थोड़ी देर के लिए तो आपको बस देते हैं, उसके बाद वापस आपको उसी डिप्रेशन में और उसी फिक्रमंदी में, और समटाइम्स तो एंजाइटी बढ़ जाती है, क्योंकि ये कैफ़ीन के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ये लो ग्रेड स्टिमुलेंट्स होते हैं, और स्टिमुलेंट्स आपके अंदर थोड़ा एंजाइटीज़ पैदा करती हैं, बेचैनियाँ पैदा करते हैं। सो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और ये वरी बढ़ाते हैं क्योंकि आपकी जो रेस्टलेसनेस है उसमें इजाफा करते हैं। सो सेहत के हवाले से अगर हम बात करें तो नींद भी उसी में ही आती है गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस में, कि हम अपनी नींद को के बारे में लोग ज़्यादा इतने गौर नहीं करते हैं। यानी कभी भी वो कहते हैं नींद पूरी है तो कभी भी नींद आए तो सो जाएंगे, या रात को नहीं आ रही तो दिन में नींद पूरी कर लेंगे, या कोई ऐसा कोई स्लीप हाइजीन का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर लोगों में नहीं पाया जाता कि हमें अपनी नींद के बारे में भी कुछ ख्याल रखना है, या हम कितने घंटे सो रहे हैं, या उसमें कितनी नींद हम गहरी सोते हैं। और मैंने जैसे बात की थी कि ज़्यादातर लोग तो रात का ही इंतज़ार करते हैं कि उसमें ज़रा हम सुकून से बैठ के तो फ़िक्रें करेंगे और परेशान होंगे और सब सो रहे होंगे, और ज़्यादातर घरों में कोई सब सो रहे होते हैं और कोई जो फ़िक्रमंद आदमी होता है तो वो जाग रहा होता है और बीच में रोना भी आ रहा होता है, फ़िक्रें कर रहा होता है और रो रहा होता है। सो 8 घंटे की नींद तो कम से कम बहुत ज़रूरी है, और उसमें अगेन नींद अक्सर रात को इसीलिए ही नहीं आती कि जी फ़िक्रें हम कर रहे होते हैं तो नींद नहीं आती। तो प्रैक्टिस ज़रूरी है कि डिटैच करना, कि अगर अभी मुझे सोने और बेड पे जब भी लेटने हैं तो टेंशनें बेड तक नहीं आनी चाहिए, और अगर लेनी है तो फिर उस वक्त थोड़ी देर के लिए उठ कर तो कहीं और बैठ के फ़िक्र करें। बेड के ऊपर वापस तब आएँ कि जब आप वो फ़िक्रें सोच के तो वापस, यानी कंडीशनिंग नहीं करनी अपनी बेड के साथ कि हमने बैठ के तो सोचना है यहाँ पे।
कंडीशनिंग जब हो जाती है तो ऐसे लोग अक्सर फिर उनको बेड पे नींद नहीं आती, लेकिन अगर उठकर वो सोफे पे लेट जाते हैं तो वहाँ उनको आ जाती है। सो बॉडी की भी कंडीशनिंग हो जाती है कि यहाँ पे फिक्र करनी होती है तो यहाँ पे फिर नींद नहीं आती। सो हेल्थ के हवाले से अगेन बहुत ज़रूरी है, ये कुछ ऐसी बोनस की टिप्स होती हैं कि जो कि आपको आपकी रेजिलियंस को बढ़ाती हैं, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ पैदा करती हैं कि आप सोच विचार ज़रा कर सकें। और अगेन ये जो हमारी नींद अगर पूरी हो, हमारी डाइट अच्छी हो, हम वॉक वगैरह करते हैं, सो ये चीज़ें हमारा वो जो लॉजिकल ब्रेन है उसको भी हेल्प करती हैं। यानी अगर हमें भूख लग रही है, हमारे खाना पीना ठीक नहीं है, हमारी नींद पूरी नहीं हुई, हम चिड़चिड़े हो रहे हैं, सो ये तमाम चीज़ें हमारे एनिमल ब्रेन या इमोशनल ब्रेन को सपोर्ट करती हैं, और रूमिनेशन भी इमोशनल ब्रेन को सपोर्ट कर रही है। सो ज़्यादातर अगर हमारी नींद पूरी नहीं हो रही तो हम ज़्यादा कुछ अच्छी बातचीत सोच नहीं सकते, हम वर्जिश नहीं करते हैं, हम अगर लेथार्जिक रहे, सारा दिन बिस्तर पर लेटे रहें या परेशान ही रहें, सो हमारा लॉजिकल ब्रेन उस वक्त कोई ख़ास काम में नहीं आएगा। सो ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ये जितनी भी वरिड रहने की बारे में लोगों को फ़िक्र होती है कि हम हर वक्त क्यों इतनी टेंशन में, और हम अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए भी अगेन ट्रेनिंग की चाहिए होती है हमारे में। और ये एक दिन की प्रैक्टिस नहीं होती, ये कुछ छोटे लेवल से शुरू करने की बात है कि अगर किसी ने माइंडफुल होना है, सो पहले कुछ ऐसे कामों में माइंडफुल होना शुरू हो जाए जो कि कम जज्बाती हैं, सो वहाँ पे माइंडफुल होना शुरू हो जाए, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी मामलात में भी एक लाइफस्टाइल बन जाता है कि आप डिटैच करना सीख जाते हैं। कई दफ़ा तो हमें ट्रिगर्स रखने पड़ते हैं अपने आसपास, कुछ ऐसे रिमाइंडर्स रखने पड़ते हैं जो हमें याद कराएं कि मुझे अभी डिटैच हो जाना है और मुझे अभी इस वक्त कुछ नहीं सोचना। जैसे घर से निकलते हुए अगर कोई एक रिमाइंडर लिख ले कि जब मैं दरवाज़ा बंद करूँ घर का और मैं घर से बाहर निकलूँ, सो ये एक रिमाइंडर है कि मैंने अब अपने आप को डिटैच कर लेना है घर वाली फ़िक्रों से, और मैं जिस काम पे बाहर काम पे जा रहा हूँ, सो मुझे उसके ऊपर तवज्जो देनी है। और उसी तरह से जब कोई दफ्तर से घर आ रहा होता है तो वो भी एक रिमाइंडर हो सकता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ और ये मैं दफ्तर से निकल रहा हूँ, सो अब मुझे दफ्तर से अपने आप को डिटैच करके उसकी फ़िक्रों से, तो जिस घर जा रहा हूँ सो उधर तवज्जो देनी। मिसाना वक्त हमारे पास महदूद है, हम अगले प्रोग्राम में इस मौजू पर ज़रूर बात करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मुख्तसरन आप हमें बता दें, सेहत का, बॉडी का, बायोलॉजी का जिक्र हुआ, तो ये जो रूमिनेशन है, ये जो लूप में चलने वाली फ़िक्रमंदी की सोचें हैं जिनका फिर इंतहा कोई नहीं है, हर वक्त चलते रहना है, वरिंग है, क्या इसके कोई जिस्मानी असरात भी देखे जा सकते हैं? कोई ऐसे सिम्टम्स भी नज़र आते हैं जिसके पीछे जो जड़ है वो तो नफ्सियाती और जज्बाती तकलीफ़ें हैं, लेकिन वो अपने आप को जिस्मानी दर्दों या डाइजेशन की प्रॉब्लम्स या कमर की दर्द और ऐसी सिम्टम्स और बीमारियों की सूरत में वो आ जाते हैं कई दफ़ा, जिन्हें जब डॉक्टर्स डायग्नोज करते हैं या एक्सरेज करवाते हैं या डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं तो निकलता कुछ नहीं। अच्छा, ऐसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा हार्टबर्न, एसिडिटी, मैदे की तेज़ाबियत का सामना भी होता है, तो देखा गया है कि फिर इन्हें वक्ती तौर पर रिलीफ देने के लिए एंटासिड तजवीज़ किया जाता है, लेकिन फिर भी असल मसला तो वहीं पर मौजूद रहता है। तो क्या ये इस तरह की जो हमारी जहनी कैफियत हैं उसके असरात जिस्मानी सिम्टम्स के तौर पर भी नज़र आते हैं? जी बिल्कुल, साइकोसोमैटिक सिम्टम्स कहते हैं इनको टेक्निकली, कि जिसमें मसला तो नफ्सियाती है लेकिन उसका इजहार जिस्मानी तौर पर हो रहा है, और उसमें डिफरेंट तरह के सर दर्द हो जाते हैं, जैसे माइग्रेन हो रहा होता है, और वो फिर सर दर्द जाता ही नहीं है बहुत अरसे तक, कई दिन तक फिर वो होता ही रहता है, या आए दिन शोल्डर मसल जो है वो पेन करना शुरू कर देते हैं कई दफ़ा। तो मुख्तलिफ़ तरह की या बैक एक्स हो रही हैं या ओवरऑल डिफरेंट बॉडी एक्स जो है वो रिपोर्ट की जा रही होती हैं। समझने की ज़रूरत है कि हमें अपनी ज़हनी सेहत पर भी तवज्जो देनी है, और फ़िक्रें बहुत ज़्यादा ये जो हम लेते हैं पीछे बैक ऑफ द माइंड जो टेप्स चल रही होती हैं, हमारी मेंटल टेप्स जो चल रही होती हैं, उसको अगर हम प्रोएक्टिव और कॉन्शियसली अगर हम उसको देखें ना, उसके ऊपर तवज्जो ना दें कि वो हमारे ऊपर कैसा असर डाल रहे हैं। क्योंकि जब हम CBT की बात करते हैं तो उसमें तो हम ज़्यादातर यही इनकरेज करते हैं कि अपनी थॉट्स को डेली बेसिस पर मॉनिटर करना सीखें, कि कौन सी ऐसी सोचें हैं जो कि आपके ऊपर अच्छा असर डालती हैं, कैसी सोचें हैं जो आपके ऊपर बुरा असर डाल रही हैं। सो हम ज़्यादातर इतना इसकी तरह इस बात पर तवज्जो नहीं देते, हम एज इट इज़ जैसे थॉट्स आ रही होती हैं हम उसको वैसे ही अडॉप्ट कर लेते हैं।
और कभी हम क्वेश्चन नहीं करते अपनी थॉट्स को, जबकि हमारी जो सोचें होती हैं ये फैक्ट्स नहीं होती हैं, ये फैक्ट पर मबनी नहीं होती हैं, ये तो एक हाइपोथेसिस होता है कि जो कि जिसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। ये टेस्टेबल स्टेटमेंट्स होती हैं कि आया ये दुरुस्त हैं या दुरुस्त नहीं है, या कोई और बात है जो इसकी मुकाबले में दुरुस्त है। सो हमें अपनी थॉट्स को इस नज़र से भी देखने की ज़रूरत है। इसका ये मतलब नहीं कि हमारी हर सोच ही गलत हो सकती है, लेकिन हमें कोई तो स्टैंडर्ड सेट करने की ज़रूरत है कि जिसके ऊपर हमें जिसके साथ मैच करने की ज़रूरत है कि हमारी सोचें जनरल कॉमन सेंस क्या कह रही है, तो ज़्यादातर हम वही उसको ही देख रहे होते हैं कि कॉमन सेंस जो कह रही है तो उसी को। लेकिन कोई स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ ऑथेंटिक बुक्स होती हैं, कोई माहिरीन होते हैं, साइंस क्या कहती है उसके बारे में, या जो समझदार लोग हैं हमारे इर्द गिर्द वो क्या कहते हैं, या यूनाइटेड नेशंस क्या कह रही है। यानी कोई तो स्टैंडर्ड होगा ना जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं, अपनी थॉट्स को टेस्ट कर सकते हैं। हर सोच को हम एज इट इज़ अडॉप्ट नहीं कर सकते। ज़्यादातर मसले हमारे क्योंकि सोचों की वजह से आते हैं, पैराडाइम्स जो हमारे ईमानियात होती हैं उसकी वजह से ही फिर हम फिक्रमंदी भी लेते हैं। सोचों को इतना इस कदर संजीदगी से ना लिया जाए जब तक उनका कोई आउटकम या कोई एविडेंस ना बात वाज़ेह ना हो जाए। बिल्कुल, एविडेंस ज़रूरी होता है। चैलेंज करने की ज़रूरत है अपनी थॉट्स को, जो हमें अनकंफर्टेबल करती हैं जो थॉट्स, तो उसको टेस्ट करने की ज़रूरत है। जैसे अदालत में प्रूफ किया जाता है कि जी ये प्रूफ है, सो ये मुजरिम है या नहीं। जब तक वो नहीं होता उस वक्त तक मामलात को आगे बढ़ाते हैं, कोई हतमी फैसला नहीं सुनाना होता। बिल्कुल सामना वक्त की कमी का हमें है, हमारे जो प्रोग्राम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं वो भी हमें इशारा कर रहे हैं। हम साइकोसोमेटिक इश्यूज़ पर, सिम्टम्स पर ही नेक्स्ट टाइम इसी प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे, लेकिन अभी अपने व्यूअर्स से हम इजाज़त लेते हैं और अगले बुध को इंशाल्लाह 5 से 6 बजे के दरमियान दोबारा हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखें।